तो आइए गंगा प्राइम की शुरुआत करते हैं एक दिलचस्प तस्वीर से जो सीतापुर से आई है। वायरल हो रही इस तस्वीर के बारे में हम और बात करें उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि इस समय यूपी के 15 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं। सीतापुर भी इन्हीं जिलों में से एक है और यहाँ एक बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने जिले के विधायक ज्ञान तिवारी निकले। तिवारी को रेउसा ब्लॉक के अंधपुर गांव का दौरा करना था। इसके लिए उन्होंने पीएससी की नाव पर उनको बिठाया गया, लेकिन नाव बीच पानी में बालू के टीले में फंस गई, जिसके बाद विधायक ने बिना वक्त गवाए हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। नाव में आई इस खराबी ने लंबा वक्त ले लिया, जिसकी वजह से विधायक चालीसा पाठ करते रहे। हालांकि बाद में नाव को दुरुस्त कर मंजिल तक पहुंचाया गया। किनारा पकड़ लो। इतना गर्म लग रहा है वहाँ पर। तो देखिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं और हमने आपको सुनवाया भी। तो चलिए, हमारे साथ खुद इस वक्त ज्ञान तिवारी जुड़ गए हैं, बीजेपी विधायक। बहुत स्वागत है आपका ज्ञान तिवारी जी एबीपी गंगा पर। सर जी थैंक यू। क्या वहां पर हुआ था, कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी, मेरी विधानसभा सेवता जो है वो लगभग 90 किलोमीटर शारदा और घाघरा की बाढ़ के बीच में है। तो आज मैं गया था बाढ़ में। हमारे साथ में एक मेरा 2 गांव पड़ता है नदी के पार, शारदा नदी के पार करके लगभग 7 किलोमीटर में ये नदी बह रही है। उसी को पार करके एक पड़ता है गांव अंधपुर। तो वहां पे कल से हम लोग राहत सामग्री जो माननीय हमारे योगी जी मुख्यमंत्री हैं, जो 45 किलो की राहत की किट है, तो कल नावों के द्वारा और स्टीमर के द्वारा भिजवाया गया था। और आज भी जा रही थी उसी को हम और एसडीएम महोदय हमारे और तहसीलदार, ये सारे लोग जा रहे थे। तो वो चूंकि इतना लंबा था तो बीच में वो नाच गई, जो स्टीमर होती थी जिससे हम लोग जा रहे थे, तो बीच में नाच गए जा करके और नदियों के बीच में एक टापू टाइप था, उससे लड़ गई जाकर के। तो वो पलटते पलटते बची, वहीं पे फंस गए। हाँ। और उसके बाद फंसने के बाद फिर एक दूसरी स्टीमर आई वहां पे। हाँ। फिर उस तरीके से किसी तरीके से भगवान की कृपा से और जनता के ईश्वर के आशीर्वाद से हम सारे लोग सुरक्षित होकर के वहां से निकल आए। मतलब उसको निकल आए, काफी समय लगा, करीब आधा पौन घंटा फंसे रहे उसके अंदर। जी, ज्ञान तिवारी जी, आप तो बहुत थोड़े से समय के लिए फंसे थे, लेकिन ये जो इलाके हैं जहां पर बाढ़ आ रही है, यहाँ पर लोग हर रोज ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं, हर रोज उनके ऊपर मौत का खतरा मंडराता रहता है। उन लोगों के बारे में सोचिए कि उनको कैसा महसूस होता होगा। बड़े बेबस नजर आते हैं सर वो। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। हमारा पूरा प्रयास, हमारा शासन प्रशासन पूरी तरीके से, मैं स्वयं इस बात की पेट्रोलिंग करता हूँ नाव के द्वारा। और इससे पहले भी चूंकि लंबी सीमा है मेरे बाढ़ क्षेत्र में और मेरे अधिकारी भी जा रहे हैं, लेकिन अब चूंकि ये इतना लंबा 7 किलोमीटर का लंबा और इतनी भीषण धारा, क्योंकि 400 क्यूबिक पानी 5 लाख क्यूबिक पहले छोड़ा गया, फिर 400 छोड़ा गया, फिर 400 छोड़ा गया। और उस गांव में कुछ भी उन लोगों के पास सामग्री खाने की नहीं थी। तो अब क्या पहुंचा दिया गया है सामग्री उन तक? हाँ, सामग्री पूरा पहुंचा दिया गया, पूरी किट पहुंच गई है, उनको सबको वितरण कर दिया गया और सकुशल वो लोग भी अपने पूरे घर में और हम लोग भी सकुशल अपने घर लौट आए हैं। क्योंकि ठीक है ज्ञान तिवारी जी, वहां पर सामान पहुंचा दिया गया है। हालांकि बीच में जरूर आपकी नाव मुश्किलों में फंसी थी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आपको बाढ़ की एक और तस्वीर दिखाते हैं। श्रावस्ती में राप्ती नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जिले में भारी कटान से कई गांवों में पानी घुसने लगा है। बाढ़ के कारण कई लोगों के मकान पानी में डूब गए हैं, तो बची कुची जमीन भी राप्ती में समाने लगी है। इस एनडीआरएफ टीम के साथ एबीपी गंगा ने कटान से प्रभावित गांव का जायजा लिया। यहां नारायणापुर, मोहनपुर, रमनगरा, बैदौरा, रामगढ़ी जैसे दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं।
कई गांवों का वजूद ही मिट गया है। तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। इसके लिए एनडीआरएफ की टीम प्रभावित गांव का दौरा कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दे रही है। कटान हो रहा है, बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। राप्ती नदी का तांडव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मुश्किलों में है ग्रामीण। हालांकि एबीपी गंगा की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। एनडीआरएफ की टीम के साथ क्या परेशानी है लोगों की, ये जानने की कोशिश की। सिर्फ राप्ती ही नहीं बल्कि प्रदेश की दूसरी नदियां भी उफान पर हैं। बाढ़ के चलते कई इलाके बर्बाद हो गए हैं। बहराइच में बाढ़ की ऐसी तस्वीर देखकर किसका कलेजा नहीं कांप जाएगा। नीचे सैलाब और पलंग के ऊपर सहमे बैठे लोग, पानी बीच डूबे घर, कहीं सड़कों पर घुटनों तक पानी में चलते लोग। ये हालत घाघरा नदी से सटे इलाकों में है। दरअसल नेपाल ने बारिश के पानी को अपने डैम से छोड़ दिया, जिसकी वजह से तराई इलाकों में हालत बहुत गंभीर हो गई। जिले के मेहसी, जरवल, कैसरगंज, मेहीपुरवा तहसील के करीब 80 गांव की तस्वीर कमोबेश ऐसी ही है। इस बार बाढ़ से करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। पीड़ितों के मुताबिक यहाँ हर साल बाढ़ से ऐसी ही तबाही होती है। ये चाहते हैं कि सरकार बाढ़ आने से पूर्व इसकी उचित व्यवस्था करवाए और यहाँ पर बड़े पुल और पुलियों का निर्माण करवाना चाहिए। सड़कों का जो है वो ऊंची होनी चाहिए। सड़कें ऊंची ना होने के कारण बाउंड्री में जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ग्रामीण वासियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उधर संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर एक बार फिर लोगों को डराने लगा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की बारिश का पानी यहां पहुंचकर लोगों को मुसीबत में डाल सकता है। शहर के तकरीबन 1/4 इलाके में बाढ़ का पानी घुस आया है। पानी बढ़ने पर सबसे ज्यादा दिक्कत संगम आने वाले श्रद्धालुओं को होती है। पानी तो रफ्तार तो बढ़ा हुआ है। ये है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर में पानी ऊपर आ जाएगा। धीरे धीरे जो है कटान पानी का कट रहा है, रेत पानी ऊपर चला आ रहा है। ये है कि 2-4-10 दिन के अंदर में ऊपर पानी आ जाएगा। वहीं वाराणसी में गंगा नदी में उफान जारी है। 1 सेंटीमीटर रोजाना बढ़ रहे गंगा के जलस्तर ने घाट की सीढ़ियों को पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया है। घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है और लोगों में दहशत है। गंगा के साथ सहायक नदी वरुणा का जलस्तर भी बढ़ा है, लिहाजा लोग अब मजबूरी में पलायन करने की तैयारी में हैं। डरा रहा है ये कि गंगा माता अभी जो है सबसे आगे निकल रही हैं और बढ़ रही हैं। वहाँ हम लोग का स्थान था, ये जो देख रहे हैं सर, यहाँ स्थान था और यहाँ से जो है जल भर गया। अब हम लोग को रोड पे खड़ा होना पड़ता है, ऐसा स्थिति है सर। बाढ़ से पलायन का खतरा बाराबंकी जिले में भी है। यहाँ सरयू नदी का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते बाढ़ पीड़ित अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। हमारी टीम तहसील रामनगर के तपे सिपाह गांव पहुंची, जहां चारों तरफ केवल पानी ही पानी नजर आ रहा था। गांव का हाल जानने के लिए पानी में उतरकर टीम गांव तक पहुंची, जहां के हालात किसी के भी होश उड़ा सकते हैं। गांव में बाढ़ का पानी लोगों के घरों के अंदर घुस गया। सारी फसलें नदी में समा गए।
लोगों के पास खाने का संकट गहरा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बढ़ते आगे, प्रदेश में महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अपराध पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। सीएम ने महिला बाल सुरक्षा संगठन नाम से अलग विभाग बनाने के नाम को मंजूरी दे दी है। यूपी में आए दिन महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध होते रहते हैं, जिनकी सुनवाई अक्सर नहीं हो पाती है। इसलिए इस पर अलग से संगठन बनाने को अनुमति दे दी गई है, ताकि अपराधों पर भी लगाम लग सके और तुरंत न्याय मिल सके। तो ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से आज की। महिला बाल सुरक्षा संगठन नाम से अब एक विभाग बनेगा जो ऐसे केसेस से डील करेगा जिसमें महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं या बच्चों के साथ अपराध होते हैं। दरअसल बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध लगातार बढ़ रहे थे। सुनवाई अक्सर मामलों की नहीं हो पाती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को लेकर चिंतित नजर आते हैं, बड़े कदम उठाते हैं। इसी कड़ी में एक बड़ा कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया है। हालांकि इसका एक पक्ष ये भी है कि लगातार विपक्ष की तरफ से भी सवाल खड़े किए जा रहे थे सरकार पर। उधर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों की चाह में अब जब सपा, बसपा और कांग्रेस सब एक लाइन में हैं, तो भाजपा के एमएलसी उमेश द्विवेदी ने यह कहकर सनसनी मचा दी कि भाजपा ब्राह्मणों का बीमा कराएगी। द्विवेदी का यह बयान मीडिया की सुर्खियां बन गया, जिसकी दो बड़ी वजह थी। एक तो ब्राह्मणों की वकालत में बीमा जैसा बड़ा कदम, दूसरा किसी जाति की सियासत से बचने वाली भाजपा अपने सिद्धांतों के उलट इतना बड़ा फैसला कर सके। लेकिन यह भ्रम भी उस वक्त साफ हो गया जब एबीपी गंगा ने इस मुद्दे पर प्रदेश की तरफ से उमेश द्विवेदी से जवाब मांगा। द्विवेदी साफ मुकर गए और ब्राह्मणों के बीमा को अपना बयान बताकर पार्टी का मानने से इनकार कर दिया। नहीं, ब्राह्मणों के जो बुनियादी ढांचा के लिए जो कुछ करना चाहिए बीजेपी लगातार कर रही है। तमाम सारी पार्टियां आई, तमाम लोगों ने तमाम तरह के नारा दिए, आज भी लोग नारा दे रहे हैं, लेकिन आखिर 10% आरक्षण किसने दिया? उस फॉरवर्ड में तो ब्राह्मण भी शामिल है। हमने पूरे देश के लिए किया। तमाम लोग प्रदेश में चिल्ला रहे हैं, कहीं नाली खड़ंजा में और यहाँ वहाँ चिल्ला रहे हैं, तो हमने तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने किया, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो हम उनके लिए बेहतरी के लिए कि वो मजबूत हों, उनको नौकरियाँ मिले। आज आप देखिए कि यही उसमें आयोग में एक जात विशेष की भर्ती होती थी, सिपाही में जात विशेष की, शिक्षा में जात विशेष की, लेकिन आज हमने उसको सबको क्रेडिट किया। अगर वो पढ़ने में अच्छे हैं, सक्षम हैं, तो उनको स्थान मिल रहा है। इतने से वो संतुष्ट हैं कि भाई हमें हमारा हक न मारा जाए। वो बीजेपी बेहतर ढंग से कर रही है और आगे भी तमाम सारे क्षेत्रों में, चाहे वो बीमा के क्षेत्र होगा कि उनके तमाम नौजवान अगर ख़त्म हो जा रहे हैं, उनकी बीवियों के लिए जो है निश्चित तौर पर कुछ न कुछ नौकरियाँ मिल जाएँ, उनको जो है कुछ इस तरह से अनुदान मिल जाए। इस पर तो देखिए, ये वो पहला बयान था जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। ये वो बयान है जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों के हित की बात कही थी, बीमा की बात कही थी। लेकिन जब हमने अपने खास कार्यक्रम में उनसे बातचीत की दोपहर 3 बजे और उनसे पूछा कि ये बयान उन्होंने क्यों दिया और क्या ये पार्टी का बयान है, तो उन्होंने इस पर यू टर्न ले लिया। क्या कहा, सुनिए। ब्राह्मणों का बीमा करवाने की बात कही है, क्या पार्टी के बड़े नेताओं से इस बारे में आपकी बात हुई? वो भी आएंगे सामने? नहीं, हमारी पार्टी के नेताओं से कोई बात नहीं हुई इससे जी। हाँ, हमारी जो विभिन्न संगठन हैं उनसे हमारी बात हुई है, जो खास करके ब्राह्मणों के हित में संगठन चला रहे हैं जी। तो उमेश जी, आप क्या मानते हैं कि अभी तक जो योजनाएं हैं उसमें ब्राह्मणों का हित प्रदेश में नहीं हो पा रहा है, अगला कदम उठाना बहुत जरूरी है? नहीं, जो संसाधन है उसके हिसाब से काम हो रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी का तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास। बट लेकिन जैसे आज जो स्थितियां चल रही हैं, तमाम जाति जो संगठन बने हैं वो अपने अपने सदस्यों के लिए, वर्ग विशेष के लिए काम कर रहे हैं जी। तो इसे जो ब्राह्मण महासभा के लिए लोग काम कर रहे हैं, उनका लक्ष्य है कि वो बीमा कराएंगे अपने जो गरीब ब्राह्मण हैं।
और उत्तर प्रदेश सरकार में होमगार्ड मंत्री रहे चेतन चौहान का पार्थिव शरीर आज गढ़मुक्तेश्वर गंगा घाट पहुंचा। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन सहित बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का कल कोरोना संक्रमण से निधन हो गया था और आज पंचतत्व में विलीन हो गए चेतन चौहान। तो कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया यूपी सरकार में मंत्री रहे चेतन चौहान का। आपको बता दें कि मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कोविड-19 से वो जूझ रहे थे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सदस्य रहे बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार जयप्रकाश निषाद निर्विरोध चुन लिए गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ किसी दूसरे प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया, जिसके बाद विधानसभा निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें प्रमाण पत्र सौंप दिया। उनका कार्यकाल 5 मई 2022 तक रहेगा। इस मौके पर सीएम योगी ने जयप्रकाश निषाद को फोन कर जीत की बधाई दी। और एटा में आज एक शादीशुदा महिला के साथ गांव के ही एक युवक द्वारा छेड़खानी करने के कारण पूरे गांव में आक्रोश फैल गया। उसके बाद दोनों पक्ष के बीच जमकर पथराव मारपीट हुई। इस बीच आरोपी पक्ष के एक युवक ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से कई राउंड फायरिंग भी की, जिससे 2 लोग गोली लगने से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है। मामले में 4 नामजद लोगों के विरुद्ध जलेसर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। इसमें से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य की गिरफ्तारी को दबिश जारी है। लेकिन देखिए किस तरीके से विवाद बढ़ा पूरे गांव में। दरअसल एक शादीशुदा महिला के साथ छेड़खानी की थी एक युवक ने, जिस पर ये बवाल हुआ और 2 पक्ष आमने सामने आ गए। और अब खबर गोरखपुर से है, जहां क्राइम ब्रांच ने 19 नाबालिग बच्चों को बरामद किया है। मानव तस्करी की आशंका यहां पर जताई जा रही है। पुलिस ने 9 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। तो क्राइम ब्रांच ने 19 नाबालिग बच्चों को बरामद किया है। आशंका मानव तस्करी की जताई जा रही है। हालांकि आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। गोरखपुर से खबर है, आपको बता दें कि 9 आरोपियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। और प्रयागराज में जमीन विवाद के चलते 2 पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते आपस में भिड़ गए। फिर क्या, दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडे चलने लगे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया। इस खूनी संघर्ष में एक बुजुर्ग की मौत भी हो गई। पूरा मामला करछना थाना क्षेत्र के मदारपुर गांव का बताया जा रहा है। बुजुर्ग की मौत के बाद एक पक्ष के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें न्याय का भरोसा देकर शांत कराया। आजमगढ़ में एक युवती के शव को लेकर उसके परिजनों ने सड़क जाम कर दिया। परिजनों का कहना है कि युवती की सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर आगे की जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। आजमगढ़ बलिया मार्ग पर धरना और प्रदर्शन कर रहे ये लोग एक युवती का शव मिलने से गुस्से में हैं। सड़क जाम करके इन लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई। नाराज लोगों ने शव को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया और हत्यारे को कठोर सजा दिलाने की मांग की। परिजनों का कहना है कि युवती की सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई, जबकि पुलिस ने इस केस को प्रेम प्रसंग और खुदकुशी बता दिया। तो परिजन और स्थानीय लोग भड़क गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लड़की को 2:30 बजे लड़का ले आके कहीं मार के फेंक दिया है और
गढ़ई में फेंक के अपना भाग गया है। आप लोग मालूम कब चला? हम लोगों को सुबह में पता चला है। जो आरोपी है वो पुलिस की हिरासत में, उससे पूछताछ की जा रही है। लड़की के शव को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पूरा मामला मुबारकपुर थाना इलाके के खालसा गांव का है, जहां एक युवती का शव मिला था। परिजनों ने इस मामले में मुबारकपुर थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी। पुलिस ने मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। एबीपी गंगा के लिए आजमगढ़ से खुर्रम शमसी की रिपोर्ट। और हाथरस में पुलिस ने एक अवैध असलहा फैक्ट्री पर छापा मारते हुए कई तमंचे और तमंचा बनाने के उपकरणों को जब्त किया है। पुलिस ने यहां से एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। यकीन मानिए अवैध असलहा फैक्ट्री है। थाना सिकंदराव पुलिस और एसओजी की टीम की संयुक्त कार्रवाई में इस अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा हुआ और कई तमंचों के साथ तमंचे बनाने के सामान को भी जब्त किया गया। पुलिस ने यहां से फिलहाल एक शख्स को गिरफ्तार किया है और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। थाना सिकंदराव की टीम के द्वारा अवैध असलहे की एक बहुत अच्छी रिकवरी की गई है। 17 निर्मित तमंचे, एक अर्धनिर्मित और फैक्ट्री जो तमंचे की फैक्ट्री का इक्विपमेंट इन्होंने बरामद किया है। मौके से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान किया जा रहा है। अवैध असलहा की ये फैक्ट्री जनसोई पुल के पास के खंडहर में चलाई जा रही थी। पुलिस को इसकी सूचना मुखबिर से मिली थी। ऐसी जगह का चुनाव इसलिए किया गया था ताकि किसी को शक न हो। पुलिस अब ये पता करने की कोशिश कर रही है कि इस अवैध फैक्ट्री को चलाने वाले में कौन कौन शामिल है और ये खंडहर किसका है जिसके संरक्षण में ये फैक्ट्री चल रही थी। एबीपी गंगा के लिए हाथरस से प्रदीप की रिपोर्ट। और अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर की तैयारियों को लेकर यूपीडा की टीम पहुंची। सीईओ अवनीश अवस्थी की अगुवाई में टीम ने खैर रोड पर अंडला में प्रस्तावित जमीन का मौका मुआयना किया। सरकार नींव रखने से पहले यहां सड़क, बिजली के लिए सब स्टेशन बनाने की तैयारी में है। इस दौरे के बाद ही पूरा ड्राफ्ट तैयार होगा। अवस्थी ने जिला स्तरीय अफसरों के साथ बैठक भी की। केंद्र सरकार अलीगढ़ समेत यूपी के 6 जिलों में डिफेंस कॉरिडोर विकसित कर रही है। सड़कों से लेकर विकास के तमाम कामों में और तेजी आए, इसके लिए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। अवनीश यूपीडा यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी हैं। इस दौरान वो अलीगढ़ में बनने वाले डिफेंस कॉरिडोर की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने खैर रोड स्थित अंडला में प्रस्तावित जमीन का मौका मुआयना कर वहीं एक मीटिंग भी की। अवनीश ने कहा कि इस कॉरिडोर के बनने से अलीगढ़ ही नहीं, आसपास का भी विकास होगा। फिलहाल इसमें 400 करोड़ का निवेश होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब एनसीआर से एरिया जुड़ा हुआ है तो इसमें पोटेंशियल बहुत है, तो दिल्ली और एनसीआर के लोग इस तरफ आने के लिए काफ़ी आकर्षित हुए हैं। जो इन्वेस्टमेंट है एमएसएमई का वो 400 करोड़ का करीब आ गया है, लेकिन विदेशी निवेश अब जब आएगा तब हम देखेंगे। इस दौरान तमाम अधिकारियों के अलावा अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इससे पूरे क्षेत्र का विकास होगा। यहाँ बहुत अच्छा डिफेंस कॉरिडोर बहुत जल्दी बनने जा रहा है। उसको लेके आया क्योंकि मुख्यमंत्री जी को उद्घाटन करना है, इसलिए उससे पहले निरीक्षण करने ज़मीन कितनी अलॉट हो गई, किसानों को कोई परेशानी तो नहीं है, किसानों को पैसा मिला नहीं मिला, उसकी जानकारी लेने के लिए आए। इससे पहले 9 अगस्त को अवनीश अवस्थी ने आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कामों का भी जायजा लिया था। यानी यूपी में विकास का काम युद्ध स्तर पर हो, इसके लिए शासन और प्रशासन ने अब कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और एक बड़ी खबर वाराणसी एयरपोर्ट से मिल रही है। एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुलती हुई नजर आई। युवक के पास से एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। कारतूस लेकर टर्मिनल भवन में पहुंच गया युवक।
चेकिंग के दौरान कारतूस पकड़ा गया। पकड़े गए युवक से पूछताछ जारी है। ये बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता रहे हैं। और इसी के साथ गंगा प्राइम में बस इतना ही। आगे जरूर देखिए उत्तराखंड प्राइम।